नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अमित शर्मा। आज हम इस वीडियो में IC38 का रिवाइज्ड वर्जन का चैप्टर नंबर 2 पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का शीर्षक है बीमा की मुख्य बातें, कोर एलिमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस। चलिए चर्चा आरंभ करते हैं। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि बीमा की प्रक्रिया के 3 तत्व होते हैं, जैसे संपत्ति या एसेट, नंबर 2 जोखिम या रिस्क, नंबर 3 जोखिम का पुलिंग या रिस्क पुलिंग। चलिए पहला ऑप्शन पे चर्चा आरंभ करते हैं, संपत्ति या एसेट। संपत्ति ऐसी चीज होती है जिससे कुछ लाभ मिलता हो और उसके मालिक के लिए उसमें कोई आर्थिक मूल्य होता है, और साथ साथ संपत्ति के कुछ ऐसी विशेषताएं होनी चाहिए जैसे आर्थिक मूल्य, इसका होना बहुत जरूरी होता है। मूल्य 2 तरीकों से उत्पन्न हो सकता है। पहला, आय अर्जित करते, जैसे बिस्किट बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीन या दूध देने वाली गाय अपने मालिक के लिए आय अर्जित करती है। दूसरा नंबर ऑप्शन होता है जरूरतों को पूरा करके, जैसे एक रेफ्रिजरेटर भोजन को ठंडा और सुरक्षित रखता है, या एक कार परिवहन में आराम और सुविधा देती है, या एक स्वस्थ शरीर व्यक्ति के साथ साथ उसके पूरे परिवार के लिए भी बहुमूल्य होता है। चलिए साथियों, इस पर और आगे चर्चा आरंभ करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या हवा और सूरज की रोशनी संपत्ति है? इसका जवाब है नहीं। इसके 2 कारण हैं। पहला, इनकी आपूर्ति प्रचुर मात्रा में है और इसकी कोई कमी नहीं है। दूसरा, उन पर किसी व्यक्ति का कोई मालिकाना हक नहीं है, बल्कि वे सभी के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, संपत्तियों का बीमा, इंश्योरेंस ऑफ एसेट्स। बीमा नुकसान या क्षति से किसी संपत्ति की सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता है, बल्कि बीमा सिर्फ अप्रत्याशित घटनाओं के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान के होने से सुरक्षा प्रदान करता है, परंतु यह समय के साथ साथ संपत्तियों का इस्तेमाल करने के कारण जो टूट फूट होती है उस मामले में सुरक्षा भी प्रदान नहीं करता है। ठीक है। दूसरा नंबर पॉइंट पे आते हैं, रिस्क या जोखिम। जोखिम का मतलब है संभावित नुकसान या क्षति जो किसी घटना के होने के कारण हो सकता है, जैसे खतरा या पेरिल के उदाहरण में आग, भूकंप, बाढ़, आसमानी बिजली, चोरी, हृदय गति का रुक जाना आदि शामिल है। चलिए नेक्स्ट, नेचुरल टेयर एंड वेयर, स्वाभाविक टूट फूट। इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। यह सच है कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता है। हर संपत्ति का एक निश्चित जीवन काल होता है और यह तब तक लाभ देता है जिसके दौरान इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति अपना मोबाइल, वॉशिंग मशीन और कपड़े पूरी तरह से इस्तेमाल कर लेने के बाद या तो वे उसे नष्ट कर देते हैं या तो वे बदल लेते हैं। इसलिए सामान्य टूट फूट होने के कारण जो नुकसान होता है उसका कवर नहीं किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जोखिम एक्सपोजर की डिग्री, डिग्री ऑफ रिस्क एक्सपोजर। 2 एसेट एक ही खतरे के दायरे में हो सकते हैं, लेकिन नुकसान की संभावना या नुकसान की मात्रा में काफी अंतर हो सकता है। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, विस्फोटक लेकर जाने वाले टैंकर की तुलना में पानी का टैंकर में आग लगने का खतरा बहुत कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, रिस्क मैनेजमेंट, जोखिम प्रबंधन। क्षति की सीमा जो हो सकती है, एक्सटेंट ऑफ डैमेज लाइकली टू बी सफर्ड। यह नुकसान की डिग्री है और व्यक्ति या कारोबार पर उसके प्रभाव के आधार पर निकाला जाता है। इस आधार पर 3 प्रकार के रिस्क की घटनाओं को पहचाना जा सकता है। पहला होता है गंभीर रिस्क या क्रिटिकल रिस्क। यहां नुकसान की तीव्रता इतनी अधिक होती है कि उसके कारण पूर्ण नुकसान या दिवालियापन का खतरा हो सकता है। जैसे एक बड़ी दुर्घटना में व्यक्ति की किडनी को क्षति पहुंचती है, जिसके कारण किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन करना बहुत जरूरी हो जाता है और इस खर्चा को टाला नहीं जा सकता है। दूसरा होता है कैटास्ट्रोफिक रिस्क या आपदाकारी नुकसान।
आपदाकारी नुकसान ऐसी होती है जो अचानक और बड़े पैमाने पर होती है और जिन्हें रोका नहीं जा सकता है। इस नुकसान में बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु या पूर्ण अक्षमता होती है। इसमें संपत्तियों का व्यापक नुकसान होता है। इसमें पर्यावरण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती है, जैसे भूकंप या बाढ़ के प्रभाव के कारण जिसमें कुछ गांव वो पूरी तरह से तबाह हो जाते हैं। जैसे आप कोविड-19 की घटना को आप ले सकते हैं। इस महामारी में कारण दुनिया भर के लोग बीमार हो गए। अब आ जाते हैं आंशिक या मामूली नुकसान। ऐसा नुकसान जो मामूली होता है, जिसकी भरपाई आसानी से कोई व्यक्ति या फर्म अपनी संपत्ति या आय से कर सकता है और कोई अनुचित आर्थिक दबाव भी नहीं पड़ता है। जैसे एक मामूली कार दुर्घटना से उसके बगल के हिस्से में हल्की सी खरोंच आ जाती है या कोई व्यक्ति साधारण सर्दी खांसी का सामना कर रहा हो। अब आते हैं नेक्स्ट, हैजार्ड, खतरा। ऐसी परिस्थिति जो नुकसान की संभावना या उसकी तीव्रता को बढ़ा देती है और इस प्रकार जोखिम पर असर डालती है, इसे हैजार्ड या खतरा कहा जाता है। जैसे अत्यधिक धूम्रपान करने के कारण कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है जो हमारे जीवन को समाप्त कर सकता है। जैसे अत्यधिक धूम्रपान खतरा है, कैंसर जोखिम है या पेरिल है, यहाँ पर जीवन संपत्ति है। जैसा और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, आप स्क्रीन पर इसे देख सकते हैं। अब आते हैं खतरों के प्रकार पर। भौतिक खतरा, फिजिकल हैजर्ड। इसमें नुकसान की संभावना भौतिक स्थिति के कारण बढ़ जाती है, जैसे किसी बिल्डिंग में दोषपूर्ण वायरिंग करना, वाटर स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना, निष्क्रिय जीवन शैली को अपनाना। दूसरा खतरा है नैतिक खतरा, मोरल हैजर्ड। किसी व्यक्ति में बेईमानी या चारित्रिक दोष जो नुकसान की तीव्रता को प्रभावित करता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर संपत्ति में आग लगा देता है और पॉलिसी के तहत नुकसान के विरुद्ध दावा करता है, तो ऐसे दावा साफ तौर पर धोखाधड़ी वाले होते हैं और उन्हें उचित रूप में अस्वीकार कर दिया जाता है। जैसे किसी कारखाने के लिए बीमा खरीदना और फिर बीमा राशि को प्राप्त करने के लिए उसे जला देना, या कोई बड़ी बीमारी होने के बाद स्वास्थ्य बीमा खरीदना, ये नैतिक खतरा के उदाहरण हैं। नेक्स्ट खतरा आता है कानूनी खतरा, लीगल हैजर्ड। इसमें हर्जाने देने का दायित्व शामिल होता है। जैसे कर्मचारी के मुआवजे को नियंत्रित करने वाले कानून का अधिनियम लागू होने पर दुर्घटना के मामले में कर्मचारी को मुआवजा या भुगतान की जाने वाली देयता की राशि या मात्रा अधिक बढ़ जाती है। अब आते हैं बीमा का गणितीय सिद्धांत। मान लीजिए आग से जोखिम के दायरे में मकानों की संख्या 1 लाख है। ठीक है, इसे लिखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मकानों का औसत नुकसान जो है वो 50,000 है, मतलब प्रत्येक मकान का जो नुकसान होगा वो 50,000 रुपया है। किसी मकान में आग लगने की संभावना कितनी है? 1000 में से 2 है। तो 2 से 1000 से यदि हम लोग डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर कितना आएगा? 0.002। तो कुल नुकसान की जो मात्रा होगी वो कितनी होगी? 50,000 नुकसान का जो एवरेज जो है, उसके बाद जो है संभावना कितना है? 0.002 और 1 लाख मकान है, तो इसका आंसर आएगा 1 करोड़ रुपया। तो 1 करोड़ रुपया को कवर करने के लिए या पूल बनाने के लिए टोटल कितने मकान हैं? टोटल 1 लाख मकान है। तो 1 करोड़ से 1 लाख को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 100 रुपया आएगा। तो प्रत्येक घर के मालिक को या प्रत्येक घर को 100 रुपया देंगे तो मनी का पूल बन जाएगा और जिसका नुकसान होता है उसको हम लोग दे सकते हैं। अब इसका सिद्धांत पर देखते हैं। बीमा में यह सिद्धांत कैसे काम करता है इस पर देखते हैं। यहाँ बड़ी संख्या में लोगों से बहुत ही छोटे छोटे धनराशि के रूप में प्रीमियम लिया जाता है। इन छोटी छोटी धनराशियों को मिला करके एक सामान्य पूल तैयार किया जाता है जो इतना बड़ा होता है कि सांख्यिकी तौर पर अनुमानित कई दावों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त होता है। इसके बाद नुकसान का सामना करने वाले कुछ लोगों को दावों का भुगतान कर दिया जाता है। यह नुकसान उठाने वाले लोगों को बड़ी धनराशि
इसमें दे दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, बीमा कंपनियों का ऋण शोधन में सक्षम होना। इंश्योरेंस कंपनी टू रिमेन सॉल्वेंट। बीमा कंपनियों का काम होता है कि वे लोगों को उनकी जिंदगी या संपत्ति के खतरों से बचाएं। लेकिन कभी कभी यह हो जाता है कि उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वे लोगों का क्लेम को सेटल कर सकें, जिससे उन्हें अपनी दिवालियापन या असमर्थता की स्थिति में आ जाना पड़ता है। इससे बचने के लिए बीमा कंपनियों को एक ऐसा पूल बनाना होता है जिसमें वे लोगों से पैसा लेते हैं और जो बीमा करवाते हैं ये पैसा उन लोगों के लिए क्लेम का पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यदि इस पूल में पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं हो तो बीमा कंपनियों की स्थिति मुश्किल में हो सकती है। इसलिए बीमा कंपनियों को अपने पास पर्याप्त पैसा रखना बहुत ज़रूरी होता है। वे उन लोगों के दावों को पूरा कर सकते हैं। इस पैसे की मात्रा को एक अनुपात के माध्यम से मापा जाता है जिसे सॉल्वेंसी रेशियो कहा जाता है। भारत में IRDAI ने अनिवार्य किया है कि सभी बीमा कंपनियों को कम से कम 1.5% का सॉल्वेंसी रेशियो बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। और अंत में इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और सुखद लगा होगा। तो कृपया ज़रूरतमंदों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपका कोई सुझाव, प्रश्न या टिप्पणी है तो बेझिझक होकर के आप उसे कमेंट बॉक्स में छोड़ दें। देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।